दोस्तों, आज आप दुनिया का एक अजूबा देखने जा रहे हैं। एक ऐसी लाजवाब इंजीनियरिंग जिसकी सहायता से साल में 1 लाख से भी अधिक विशाल जहाज़ों को अटलांटिक महासागर से प्रशांत महासागर में बड़ी आसानी से पहुंचा दिया जाता है। और ये जहाज़ अपने साथ अरबों डॉलर का सामान भी ले जाते हैं, जिसके कारण अमेरिकी देशों की अर्थव्यवस्था को बहुत बड़ा फ़ायदा होता है। और ये अजूबा है पनामा नहर। लेकिन लगभग 100 साल पहले ये पनामा नहर अस्तित्व में नहीं थी। इसे लगभग 35 साल के कठिन संघर्ष के बाद तैयार किया गया था और यह उस समय पर दुनिया का सबसे बड़ा रियल एस्टेट ट्रांजैक्शन माना गया था। ये कहानी लगभग असंभव कार्य को संभव बनाने की है और जितना लाभ इस प्रोजेक्ट को तैयार करके प्राप्त हुआ है, उतना लाभ शायद ही किसी अन्य प्रयास में हुआ हो। पनामा नहर को तैयार करने की पूरी स्टोरी जानने के लिए कृपया वीडियो को पूरा देखें। दोस्तों, दक्षिण अमेरिका और मध्य अमेरिका को जोड़ने वाले एक भूखंड को पनामा देश के नाम से जाना जाता है। और इस पनामा देश के एक तरफ प्रशांत महासागर है तो दूसरी तरफ अटलांटिक महासागर है। इस पनामा नहर के बनने से पहले अगर किसी शिप को अमेरिकन कॉन्टिनेंटल के पूर्वी किनारे से पश्चिमी किनारे पर जाना होता था तो उसे लगभग 2 महीने का समय गुजारकर और 15,000 किलोमीटर की यात्रा करके पूरे दक्षिणी अमेरिका का चक्कर लगाना पड़ता था, जिसमें समय और धन दोनों की बहुत ज़्यादा हानि होती थी। ये नहर बनने के बाद वास्तव में यह पनामा के लिए एक सोने की खान बनने वाली थी, जो इस देश को आर्थिक और राजनीतिक स्तर पर मालामाल कर देगी। इसके बनने के बाद प्रत्येक जहाज से टोल लेकर अंतर्राष्ट्रीय माल ढुलाई को नियंत्रित किया जा सकेगा। और वास्तव में इस नहर के सपने को साकार करने का सबसे अच्छा स्थान भी पनामा देश का ये पतला ज़मीनी टुकड़ा था। पनामा देश के इस ज़मीनी टुकड़े का ज़्यादातर हिस्सा बेहद ऊबड़ खाबड़ था। प्लान ये था कि अगर इस ज़मीनी टुकड़े को हटा दिया जाए तो प्रशांत महासागर से अटलांटिक महासागर में जहाज़ों को बड़े आराम से कम समय में भेजा जा सकेगा। 19वीं शताब्दी के अंत में इस प्रोजेक्ट पर बहुत से देशों ने काम किया और सभी देश इस काम को पूर्ण करने में असफल रहे। लैंडस्लाइड, मूसलाधार बारिश और मच्छरों के कारण होने वाली बीमारियों की वजह से बहुत सारे लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। बाद में अमेरिका की सरकार को ये प्रोजेक्ट पूरा करने की गुहार लगाई गई और अमेरिका ने इस चुनौती को कबूल कर लिया। जॉन फ्रैंक स्टीफंस इंजीनियरों के भी इंजीनियर थे। उन्होंने उत्तरी अमेरिका के कुछ चुनौतीपूर्ण रेल प्रोजेक्ट पर सफलतापूर्वक काम किया था। वो जानते थे कि पूर्व में कंप्लीट किए गए प्रत्येक इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट के कारण ही आज वो इतने ऊंचे मुकाम तक पहुंच पाए हैं। उन्हें यकीन था कि उन्हें जो अब चुनौतीपूर्ण प्रोजेक्ट मिला है, इसे पूर्ण करने के बाद उन्हें पहले से कहीं अधिक प्रशंसा और ख्याति मिलने वाली है। लेकिन काफ़ी दिनों तक मेहनत से खुदाई करने के बाद फ्रैंक स्टीफंस ने पाया कि बहुत ज़्यादा समय और वर्कर्स की बहुत बड़ी सेना लगाने के बाद भी वो उस जंगल पर विजय प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। वो नहर बनाने के लिए नहर खोदकर तैयार करवाते थे, लेकिन विशाल भूस्खलन उनकी मेहनत पर पानी फेर देते थे। काम करने के दौरान उन्होंने पाया कि वहाँ की मिट्टी बहुत नरम है, जिसमें यह सी लेवल कैनाल कभी भी काम नहीं कर पाएगी। इसलिए अब उनका दिमाग दूसरी योजना पर काम करना शुरू कर देता है। उन्होंने सोचा कि अब उन्हें पहाड़ों के अंदर से नहीं बल्कि पहाड़ों के ऊपर से मार्ग बनाना होगा। अब उनके मस्तिष्क में एक लॉक कैनाल बनाने का विचार बड़ी तेज़ी से चल रहा था। लॉक कैनाल एक ऐसी व्यवस्था है जिसे पहाड़ों के बीच पानी रोककर एक विशाल झील बनाई जाती है और झील के दोनों किनारों पर एक ऐसी व्यवस्था तैयार की जाती है जिससे जहाज़ों को समुद्र तल से ऊपर उठाकर इस झील तक पहुंचाया जाएगा और फिर झील के तल से समुद्र तल तक पहुंचाया जाएगा। और समुद्र तल से झील की ऊंचाई 85 फीट होने वाली थी। इस व्यवस्था में साइंस के इस नियम की मदद ली गई कि जब पानी के लेवल को ऊपर उठाया जाता है तो उस पानी पर तैरने वाली हर वस्तु खुद ब खुद ऊपर उठ जाती है। और इस नियम को लागू करने के लिए पनामा के दोनों सिरों पर 4 विशाल गेट इंस्टॉल करने की ज़रूरत थी। इन 4 गेट की सहायता से जहाज़ को ऊपर बनाई गई झील तक कैसे पहुंचाया जाएगा, ये जानने के लिए मान लीजिए समुद्र तल पर पहला गेट खुला होने पर जहाज़ को पहले चैम्बर में पहुंचाकर गेट को बंद कर दिया जाएगा। फिर दूसरे चैम्बर के गेट को धीरे धीरे खोला जाएगा, जिससे दूसरे चैम्बर का ज़्यादा पानी रिलीज़ होकर पहले चैम्बर में भरने लगेगा और पहले चैम्बर के पानी का लेवल बढ़ने से जहाज़ भी ऊपर उठने लगेगा और दोनों चैम्बर का पानी एक लेवल में हो जाएगा। फिर ये जहाज़ दूसरे चैम्बर में दाखिल हो जाएगा
फिर दूसरे चैम्बर के गेट को बंद करके तीसरे चैम्बर के गेट को धीरे धीरे खोला जाएगा। जब दोनों चैम्बर का वाटर लेवल समान हो जाएगा तो जहाज़ को अगले चैम्बर में प्रवेश करा दिया जाएगा और फिर तीसरे चैम्बर का गेट बंद करके झील पर बने गेट को खोल दिया जाएगा और जहाज़ आसानी से झील में प्रवेश कर जाएगा। इसके बाद जहाज़ कम समय में इस झील को पार करते हुए दूसरी तरफ बनी इसी प्रकार की प्रणाली का इस्तेमाल करते हुए समुद्र में आसानी से उतर जाएगा। हालांकि इस तकनीक से जहाज़ को ऊपर उठाने और नीचे उतारने के लिए किसी भी बाहरी ऊर्जा की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन एक परेशानी तो है, वो ये कि जब जहाज़ पहले चैम्बर में प्रवेश कर जाता है तो जहाज़ को दूसरे चैम्बर के लेवल तक लाने के लिए पानी की ज़रूरत होती है, जो हमें लगातार ऊपर बनी गाटून लेक से मिलता रहता है। फिर दूसरे जहाज़ को पहले चैम्बर में प्रवेश करवाने के लिए चैम्बर में भरे पानी को समुद्र में छोड़ना पड़ता है। इस प्रकार अगर हर बार ऐसे ही पानी को छोड़ा जाता रहेगा तो लेक का पानी कम होता रहेगा, जिससे एक दिन लेक सूख जाएगी। लेकिन दोस्तों, वास्तव में ऐसा होता नहीं है। इसकी वजह यह है कि लेक को लगातार पनामा की चार्जेस रिवर से पानी मिलता रहता है और इस चार्जेस रिवर को पनामा के जंगलों में होने वाली लगातार बारिशों से पानी मिलता रहता है। बहरहाल जॉन फ्रैंक स्टीफंस के द्वारा अमेरिकी सरकार को इसके लिए राज़ी कर लिया जाता है और फिर लाक कैनाल बनाने का काम ज़ोर शोर से शुरू कर दिया जाता है, जिसके लिए अमेरिकी सरकार ने 1914 तक की समय सीमा निर्धारित की थी और जिसके पूरा होने में अब सिर्फ 8 साल का समय बाकी था। अब स्टीफंस के पास गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी। दोस्तों, लाक कैनाल बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के कौशल की ज़रूरत होती है, जबकि सी लेवल कैनाल बनाने में केवल खुदाई और मलबे का निस्तारण ही किया जाता है। स्टीफंस के इस लाक कैनाल के प्लान को पूरा करने के लिए बहुत सी इंजीनियरिंग की ज़रूरत थी और माउंट लेक बनाने के बावजूद करीब 160 फुट ऊंचे पहाड़ को काटने की ज़रूरत थी। स्टीफंस और उसकी टीम चार्जेस रिवर पर डैम बनाने का काम शुरू कर देती है। इस डैम के बन जाने पर पनामा देश का एक बड़ा भाग झील में बदल जाएगा। मानव निर्मित इस झील को बनाने का काम जोर शोर से जारी था, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति काम की धीमी प्रोग्रेस को लेकर दबाव बना रहे थे। इसी दबाव के कारण स्टीफंस ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। जॉन फ्रैंक स्टीफंस के जाने के बाद एक नए इंजीनियर जॉर्ज वाशिंगटन गोथेल्स को चीफ इंजीनियर बनाया गया। जॉर्ज वाशिंगटन सेना में इंजीनियर रह चुके थे। वो जानते थे कि आदेशों का पालन कैसे किया जाता है। गोथेल्स ने अगले 3 वर्षों में ही अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर के वाटर चैम्बर्स को तैयार कर दिया। उसके बाद उन चैम्बर्स में लोहे के बड़े बड़े गेट लगा दिए गए। 10 अक्टूबर 1913 को अमेरिका के नए राष्ट्रपति वुडरो विल्सन ने वाशिंगटन से ही बटन दबाकर गाटून लेक में पानी भरने का रास्ता खोल दिया। इस प्रकार दशकों की कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार 15 अगस्त 1914 को SS एनकॉन नामक जहाज़ पनामा नहर के माध्यम से यात्रा करने वाला पहला जहाज़ बन गया। इस पनामा नहर के बन जाने से मानो दुनिया पूरी तरह से बदल गई थी। अब प्रशांत महासागर से अटलांटिक महासागर में जाना बहुत आसान हो गया था। दोस्तों, आप इस पनामा नहर के बारे में क्या सोचते हैं? हमें अपने विचारों से कमेंट के माध्यम से ज़रूर अवगत कराएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हो सके तो शेयर भी करें। फिर मिलेंगे एक और खूबसूरत वीडियो के साथ। तब तक बाय बाय। जय हिंद।